भोर से पहले अमृत राय कहानी। सवेरे का वक्त है। गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेले 4-4, 6-6 के गुच्छे में गंगा तट से लौटकर दशमावदेव के तरकारी वाले और मेवा फरेशों से उलझ रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं। दुकानें सब दुल्हनों की तरह सजी खड़ी हैं। कहीं चाय वाला चाय के शौकीन को गाढ़े कत्थई रंग की चाय पिला रहा है, कहीं पान वाला चांदी की बरग लगाकर बीड़ा और खुशबूदार जर्दा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है। एक जगह बंगला अखबारों वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक लगा रहा है। सबके चेहरे पर, सबके कपड़ों में, सबकी बोली में अजब एक ताजगी है। सुनहली धूप फैल गई और जो इस बसंती मौसम में एक खास रंग भर रही है, जो कि तंदुरुस्ती का रंग है, जिसके CN डे का अंग्रेजी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेदिक औषधालय इस समय इंद्रुभूषण को अच्छे नहीं मालूम पड़ते। लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंदुभूषण को यह समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिजा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है, वह हर वक्त नहीं रहती। वह तो घंटे 2 घंटे की बहार है और उसके बाद तो फिर जहाँ जिंदगी की और सभी खटर पटर है, वहाँ हारी बीमारी भी ही है। इंदुभूषण को बगल से एक आवाज़ सुनाई दी, कहिए महाशय जी। इंदुभूषण को इसका जरा भी गुमान नहीं था कि यह वाक्य उसी पर फेंका गया है, लिहाजा वह अपने विचारों के प्रभाव में अपनी उसकी धीमी चाल से आगे घाटे की ओर बढ़ता रहा। इंदुभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देखकर वह काफ़ी गठी हुई सी मगर अब झूली झूली मांसपेशियों का अधेड़ ठिगना सा गुदमी रंग का आदमी, एक हाथ में कुछ साग और बैंगन वगैरह एक झोले में और दूसरे हाथ में एक 1.5 पाँव आध शेर का रोहू का बच्चा लिए सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए ना, कैसे हैं आप? हम आपको आवाज़ दिया, आप सुना नहीं। इंदुभूषण ने उसे पहचाना नहीं। उस व्यक्ति की होलिया से, खासकर उसकी बाईं आंख की फुल्ली से इंदुभूषण को यह चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा। बस इतना ही, हाँ, यह शक्ल कहीं देखी है, मगर कब और कहाँ यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता था। इसी विस्मृति की रेखा को पढ़कर उस व्यक्ति ने इंद्रभूषण के कुछ भी कहने के पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हम आपको पहचानना नहीं, हम आपका पड़ोसी, आपका टोले में हमारा बिबाड़ी। अब इंदुभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गई। अभी उस रोज़ यही बंगाली बाबू तो उस छोर वाले मकान में आए हैं। अभी 7 दिन भी हुए ना होंगे और इनकी 3 लड़कियां। याद आ गया बंगाली बाबू, ज़रा देर लगी, माफ़ कीजिएगा। पहले कभी भेंट नहीं हुई थी, इसी से कहिए घर में अच्छी तरह जम तो गए आप? घर अच्छा है ना? बाहर से तो अच्छा लगता है। एक रकम भालोबाड़ी, हम लोग का परिवार बाहरुम नहीं है। आपके साथ बस आपकी 3 कन्याएं हैं शायद। उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया और अपने अगल बगल देखकर कहा, हाँ मशाई, और कोई नहीं, दूसरा नहीं, मशाई। आपका नाम इंदुभूषण और आपका? बेनिम माधव बोस। फिर जरा देर के बाद बंगाली बाबू बोले, हम सोचा आप हमारा पड़ोसी, आपसे हमारा आलाप नहीं होने से नहीं चलेगा।
आप बुरा तो नहीं मानेंगे। दुबला पतला गोरा सा इंदु अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है, जब उसे ऐसे किसी साथी की ज़रूरत होती है जिसके साथ वह अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कशामकट को बांट सकें। शायद इसीलिए वेरी माधव से मिलकर उसे मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। आते जाते उसने 2-3 बार उन लड़कियों को खिड़की में से देखा था। इतवार का दिन था, सवेरे का वक्त। वह घर के सामने सहन में डेक चेयर डालकर लेटा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अभी अभी उसने एक कहानी ख़त्म ही की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा सूनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। कहानी की नायिका ने संख्या खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंख के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी के आखिरी शब्द बज रहे थे, मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूँ। इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। उस लड़की ने संख्या क्यों खाई? संख्या खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह बच गई थी? क्यों मरी वह? उसने क्यों नहीं कहा मैं ऐसे समाज को लात मारती हूँ? साहस, संख्या खाने का साहस था। उसका मन नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भर रहा था। विफल आक्रोश इसलिए कि खुद उसके मन में यह कहीं पर यह चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना कितना आसान है, लात मारना उतना आसान नहीं है। अभी वह इसी कश्मकश में था कि बेनी माधव बाबू फाटक में दाखिल हुए। वह धोती और मैली सी पूरी बाह की कमीज पहने, जो कभी सफ़ेद रही होगी। किसी नए घर में पहले पहल दाखिल होते समय जो झिझक आदमी की होती है, वही झिझक बेनी माधव बाबू को भी हो रही थी। फाटक खोलकर वह अंदर दाखिल हुए थे और आगे बढ़ने के पहले अपने इर्द गिर्द चौकन्ने खरे की तरह देख रहे थे कि इंद्रभूषण ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए बंगाली बाबू, आज इधर कैसे भूल पड़े? बंगाली बाबू ने वहीं से कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक तो हो? इंदु का स्वस्थ ताज़ा चेहरा बेनी माधव बाबू के इस नीरे शिष्टाचार वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब था। उन्हें कुर्सी देते हुए इंदु ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अलबत्ता कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बेनी माधव बाबू ने कहा, आपने तन जाने इंदु बाबू, आप तो जानत हमारा ज़िंदगी, जो बात हमारी सहानुभूति उभारने के लिए की गई हो, उसे सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द न कहना मुश्किल होता है। इंदु ने कहा, सचमुच बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी। आपकी बड़ी लड़की की उम्र क्या होगी? बंगाली बाबू, बेनी माधव, इस सवाल का आशय कुछ खास समझो, लेकिन इतना ज़रूर उनके मन में कौंधे की तरह चमक गया कि इस आदमी से आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। बेनी माधव बाबू ने अगल बगल देखकर दबे हुए स्वर में कहा, जैसे कोई गोपनीय बात कह रहे हों। जिस लड़की की बात आप कर रहा है इंदु बाबू, उसका उम्र 20 साल है। उसका नाम माधवी है। उससे छोटा जो लड़की है उसका नाम पुतुल है। उसका उम्र 18 साल है और हासी वो भी अभी बच्चा है, कहकर वह झेंप मिटाने जैसी हंसी हंसा, एक विचित्र खोखली हंसी। इंदु को इतने तफसीली जवाब की उम्मीद न थी। वह तो यूं ही उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछ लिया, यह समझकर कि शायद सियानी लड़की की शादी की चिंता में बंगाली बाबू घुले जा रहे हैं
और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष ही खोलकर बैठ गए। इंदु को उस चीज़ से कुछ उलझन हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप बैठा उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा बंगाली बाबू, अब आज्ञा दीजिए, मुझे एक जगह जाना है, और कुर्सी पीछे को सरकाई। इंदु को उठता देखकर अब बंगाली बाबू को उलझन हुई। अभी तो बात का सिलसिला ठीक से जमा ही नहीं पाया और यह आदमी उठकर चला जा रहा है। काम की बात अभी हुई ही नहीं और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंस रहे हों, उनका मुंह तक आ कर रुक जाती। अपनी लड़कियों की चर्चा निकलने में भी उनका मकसद यही था कि यह जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा था, उसे पानी के सहारे नीचे उतार दें। इतने में ही इंदु कुर्सी से उठ गया। उसकी देखा देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से उठ गए, मगर इंदु की नज़र बचाते हुए दूसरी ही किसी तरफ देखते खड़े रहे। इंदु समझ गया कि बंगाली बाबू मुझसे कुछ कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। इंदु ने उन्हें सहारा देने की गर्ज से कहा, मेरे योग्य और कोई सेवा बंगाली बाबू। डूबते को तिनके का सहारा मिला। कभी कभी बात को बगैर घुमाए फिराए सीधे साधे कह देना ही कुल मिलाकर आसान पड़ता है। कुछ यही सोचकर बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे से स्वर में कहा, हम आपको 10 रुपया दे नहीं सकेंगे। आपके रुपया हम एक सप्ताह किवे पनवेरे में दिन में फेरोत दे देगा। आज हमारा भीषण ताकीद। इंदु ने कुछ कहा नहीं। अंदर से 10 रुपये का एक नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथों में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया। उससे इस ख्याल से ही घुटन होती थी कि यह आदमी जो गरज कर मारा मेरे पास आया है, इस 10 रुपये को पाकर मेरे सामने खींच निपोरेगा। लेकिन अंदर जाकर इंदु तत्काल फिर बाहर आया। वह चलते चलते बंगाली बाबू से कहना चाहता था कि अपनी लड़कियों को इस बात के लिए रोक दे कि खिड़की में बहुत न खड़ी रहे, क्योंकि शहरों में तो फिर आप जानते ही हैं। उसके बाहर आने तक वेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे। उसने उन्हें पुकारा, ठीक नहीं समझा, सोचा फिर भी कह दूं। कई दिन बीत गए। गोधूली का समय था। इंदु कॉलेज से लौट रहा था। आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई थी। उसका घर पक्की डामर की सड़क से कोई 150 गज भीतर को हटकर है, जहाँ डामर की सड़क छोड़कर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं। ठीक वहीं वैनी माधव वाला पीला मकान है। पुतुल दरवाजे पर खड़ी थी। पुतुल ने उसे आवाज़ दी, इंदु बाबू। इंदु कुछ झिझकते हुए उसके पास गया। पुतुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इंदु बाबू, आप कभी हमारे घर नहीं आते। इंदु ने अपने मन में कहा, लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया। यह बात उसे अच्छी भी लगी। इंदु ने कहा, जी, मौके की बात होती है। वैसे मैं आने की कई दिन से सोच रहा था, और मुस्कुराया। इंदु की मुस्कुराहट से पुतुल के दिल में एक धक्का सा लगा। बोली, आइए। इंदु ने कहा, अभी नहीं, घर पर लोग बाट देख रहे होंगे। हो सका तो 1-1.5 घंटे बाद आऊँगा। पुतुल ने उसी अंदाज में कहा, जरूर आइएगा, और फिर मुस्कुराई। इंदु वहाँ से चला तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे। घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा सायबान था जो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। उसमें एक टूटी कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। वहाँ वैनी माधव बाबू को न पाकर इंदु को और आगे बढ़ने में
झिझक मालूम हुई। साहिबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था, जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी थी, जिसमें लाल रोशनी निकल रही थी। लोहे का एक जंगला आंगन की छत थी। एक अलीगनी पर 3-4 कपड़े सूख रहे थे। एक लाल पाट की साड़ी, 2 पेटीकोट, 2-3 बाड़ीज। इंदु की हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज़ दी, बंगाली बाबू। माधवी नीचे ही थी। इंदु की आवाज़ सुनी, बोली, आइए इंदु बाबू। इंदु ने पूछा, वेनी माधव बाबू नहीं हैं? माधवी ने कहा, कहीं गए हैं, अभी लौट आएंगे। आप ऊपर चलिए। और पुतुल को आवाज़ दी, पुतुल तोमार। इंदु बाबू ऐसे चैन। आंगन की बातचीत सुनकर पुतुल खुद ही नीचे आ गई थी। बोली, चलिए इंदु बाबू। इंदु ने मुस्कुराहट से उसका जवाब दिया। फिर कहा, अच्छा, मैं फिर किस रोज़ आऊँगा। और चलने को कहा। लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू, बाबा आते होंगे। इंदु के पैर भी आगे नहीं बढ़े। पुतुल ने रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा, आप इतना डरते क्यों हैं इंदु बाबू? आप तो पुरुष मानुष हाय, और हम तो लड़की, आप क्यों डरता? और एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर ले चली। बाएं बगल से ही जीना था। सकरा सा ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल 2 कोठरियाँ हैं। दोनों में एक एक खाट पड़ी है और दोनों में एक एक डिबरी जल रही है। पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर की सलथूर की और इंदु की ओर ताकते हुए कहा, आइए ना इंदु बाबू, हियाँ डरिए की कोई बात नहीं है। आप हियाँ बैठिए, बाबा अभी आएगा, थोड़ा ओपोखा करना होगा। इंदु का मन बार बार हो रहा था कि उतर कर भाग जाए, लेकिन जैसे पैर बंद से गए थे। जाकर पुतुल के बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुतुल ने डिबरी स्टूल पर से हटाकर ताक पर रख दी और स्टूल वहीं पास ही खींचकर बैठ गई। 1-1.5 मिनट तक पूर्ण निस्तब्ध रही। फिर उसे भंग किया। पुतुल ने, इंदु बाबू आप बहुत बुरे हैं, और मुस्कुराई। इंदु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सुखड़ा सिमटा बैठा रहा। और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। आपका ब्याह हुआ है इंदु बाबू? इस बेतुके के सवाल का संदर्भ उसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जवाब आसान था। शायद इसी ख्याल से उसने कहा, नहीं। पुतुल ने उसके जवाब में कहा, चिच 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 चिच, और मुस्कुराई। इंदु ने अपने मन में कहा, जरा देखो तो कैसे कर रही है, मुझे नीरा मिट्टी का लोंधा समझ लिया है इसने। क्या कैसी अजीब लड़की है। और एक बार बहुत ज़ोर से उसका जी हुआ कि इस लड़की को, जो भी इतने जवान हैं और जो सिर्फ उसे सताने के लिए उसकी बगल में बैठकर इस तरह मुस्करा रही है, उठाकर इसी बिस्तर पर पटक दे और उसे किसी जगह पर ऐसे हबोकर काट ले कि खून निकल आए। मगर उसने जब्त किया। अब तक सारी परिस्थिति कुछ कुछ उसकी पकड़ में आने लगी थी और एक अजीब खिन्ना उसके मन में भर रही थी। इस तरह कोई 10 मिनट गुजर गए। तब तक बगल की कोठरी से किसी पुरुष की भनक इंदु के कान में पड़ी। उसने पुतुल से कहा, देखिए वेनी माधव बाबू शायद आ गए। पुतुल ने इस बार एक विभिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा, नहीं इंदु बाबू, वह तो माधवी का दोस्त है नलिन। एकाएक इंदु बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ। पुतुल भी उठ खड़ी हुई।
उसके चेहरे पर न जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी। जाइएगा, चले जाइएगा। अभी से क्यों? आप बाबा को 10 टका दिया था ना? नहीं नहीं नहीं, पुतुल ने मना करने के अंदाज में कहा और अपने जलते हुए होठ इंदु के होठ पर रख दिए। यह सब ऐसा बिजली की तरह हुआ कि इंदु एकदम बौखला गया, मगर तो भी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके होठों पर अंगारा रख दिया हो। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई और नथने फड़कने लगी। उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधे को पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें झंझोड़ते हुए भारी तरखत आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हाँ दिए थे, इसी के लिए दिए थे। तुम उसे चुकता करोगी। कहते हुए उसने जोर से उसे धक्का दिया और पुतुल जाकर सीधी खाट की पाटी पर गिरी। इंदु ने डिबरी लेकर जमीन पर पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपाटे से बंद करता हुआ तेजी से कमरे के बाहर गया। झपाटे से दरवाजे का बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकली। इंदु चला जा रहा था और पुतुल पाटी से लगी सिसक रही थी। उसके शरीर को भी चोट लगी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और असल चोट लगी थी उसके मन को। और वह चोट सिर्फ इतनी नहीं थी कि इंदु ने उसका अपमान किया। माधवी ने पुतुल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पागल हो गई हो पुतुल, वह चला गया, जानवर, उजड़ गवार। पुतुल को माधवी के संवेदना के ये शब्द जहर जैसे लगे। उसने आंखें उठाकर 1 मिनट अपलक देखा और आदेश में स्वर में कहा, दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। माधवी ने पुतुल की रोती हुई मगर कठोर आंखें देखीं और जरा देख को ठिठक गई। फिर कहा, कैसा अजीब पागलपन है, और इंदु के लिए एक बड़े कुत्सित शब्द का प्रयोग किया। पुतुल की आंखों में शान पर चढ़ी हुई कटार की सी चमक आई और उसे नागिन की तरह फुरफुकारने लगी। किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा, दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ। माधवी जरा इस बचपन को तो देखो। तुम बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और पुतुल वैसे ही पाटी पकड़े रोती रही। कई दिन गुजर गए। माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी। बात यही थी कि माधवी से भी ज़्यादा पुतुल के ही सहारे इस मकान की ईंटें टिकी हुई थीं और अब वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो रही थी। माधवी को यह बात बुरी लगती थी और उसने 1-2 बार पुतुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से चिढ़ हो जब माधवी उससे कुछ कहने की कोशिश करती तब दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती। यहाँ तक कि एक रोज़ माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा, हाँ बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे इंदु बाबू जैसे अनेक देखीचे, नपुंसक, बड़ा ज्ञान देने वाला ढोंगी। इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखों से माधवी को देखा कि वह एक बार डर गई। पुतुल ने दांत पीसकर कहा, चुप माधवी। माधवी को पुतुल का स्वर सांप की फुंफुकार जैसा सुन पड़ा। माधवी का दिल भी कोई कड़वी जहरीली कांटों की तरह चुभने वाली बात कहने के लिए तिलमिला रहा था। उसने बड़े सादे अंदाज में लेकिन अपनी बात में जहर भरकर कहा, अच्छा तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और आपका सत्यवान ओही उन्हीं, वह जरूर और बुरा भी क्या है। और ही करके हंसी। उस हंसी से पुतुल के रोंगटे खड़े हो गए और वह रो पड़ी। माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा था। पुतुल रोती रोती ही भागकर अपनी कोठरी में गई और उसने अंदर से बंद कर अपने बिस्तर पर औंधे ही गिर पड़ी और वैसे ही पड़ी न जाने कब तक उस मैली चादर को भिगोती रही। माधवी ने विद्रूप से जिस उन्हीं शब्द का प्रयोग
इंदु बाबू के लिए क्या था, वह उन्हीं असंख्य आकाश जुगनुओं की तरह उसके मन के आकाश में उड़ रहा था, जल रहा था और बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था, पर उससे रोशनी बिल्कुल नहीं हो रही थी। उतना ही नहीं जितना कि ताक में रखी हुई शीशे वाली डिबरी से इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था और जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगा कर रख दिया। निराश की उस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के पलों की तरह सुंदर दिख पड़ते थे, लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता था। पुतुल ने उठकर डिबरी को बुझा दिया और फिर पड़ी रही। वह जितना ही इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे अपनी जिंदगी एक दलदल के मानिंद नजर आती थी। सन 43 के उस बड़े अकाल के बाद उसकी माँ बाप दोनों नहीं रहे थे और रिश्ते के इन मामा ने आगे आकर उसकी सरपरस्ती अखितार की। तभी से वह दलदल शुरू हुआ था और इस 2.5 साल में लगातार गहरा ही होता गया। और अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। और अनजान में ही एक सर्द आहा उसके मुंह से निकल गई, मैंने जोर लगाने से क्या होगा, मैं जोर लगा भी सकूंगी। कहाँ है मेरे पास जोर? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, यह घर ही भूतहा है, खून चूस लेता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझ में अब कुछ नहीं रहा, मुझे अब कोई कुएं से नहीं निकाल सकता। यह ख्याल आते ही उसे इंदु पर बेहद गुस्सा आया, जिसने उसके अंदर यह जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति भी छीन ली थी। उसके आने के पहले जिंदगी जैसे भी थी, बगैर किसी बखेड़े के चल तो रही थी। अब न तो उसे अपने छुटकारे का ही कोई रास्ता दिखाई देता था, न ही माधवी की इस तरह घटना को अपने ऊपर से वे झेड़ ही पाती, जैसे बत्तख अपने पंखों से पानी को झाड़ देती है। 2 रोज उसने परिस्थिति से पूरा असहयोग किया, लेकिन फिर घर के वातावरण ने, घर की असली कुआं खोद और पानी पी वाली हालत ने खुद उसके 2.5 साल के जीवन के नैतिक अभ्यास ने, जो खून का हिस्सा बन जाता है, उसके ऊपर जीत पाई और वह फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी पर लौट आई। उसके अंदर कुछ कड़ियाँ टूटी जरूर थी, लेकिन नतीजे पर तत्काल उनका कोई खास असर नहीं था। पुतुल के मन में यह चीज सांप की तरह कुंडली मार के बैठी थी कि वह दलदल में फंस चुकी है और अब उससे बाहर आने के लिए जितना ही हाथ पैर मारेगी, उतना ही उसकी भीतर और समा जाएगी। जाहिरा वह माधवी से पूरे पेचोताप से लड़ रही थी, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी। पुतुल के पास से लौटकर उस रात इंदु को भी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। रह रहकर उसे पेट में दर्द मालूम होता रहा। एक अजीब तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला हुआ था। उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ गया था, सही, लेकिन अब तो ज्वार उतर गया था और अब उसे ख्याल सता रहा था कि मुझे लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है। बड़े पारसा बनने चल रहे हो, सबको अच्छा खाने को मिले और अच्छी तरह से रहने को मिले और मन माफिक कपड़े पहनने को मिले तो सब ऐसा ही पारसा हो सकते हैं, मगर इसके बाद भी शरीर बेचना उसके नज़दीक एक ऐसा गंदा काम था कि इसके लिए वह पुतुल को या माधवी को या बंगाली बाबू को माफ़ नहीं कर सकता था। और वह बड़ी कोशिश करने पर भी कोई 2 बजे तक नहीं सो पाया। उसके मन ने जो एक मूर्ति अपनी गढ़नी शुरू की, उसे हकीकत के पहले ही बेदर्द हथौड़े ने तोड़कर ज़मीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया था। एक हल्की सी गुदगुदी जो थी, उसे किसी ने चाकू मार दिया था। एक कली जो सिर्फ कली थी,
जिसमें अभी गंध नहीं थी उसे किसी ने चुटकी में लेकर मसल दिया। इंदु को रह रहकर लगता कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस दिन से इंदु ने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। उसने अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया, जो कुछ लंबा जरूर पड़ता था लेकिन इंदु को पसंद था। अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए ही कि उस बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगी, यह पुकार लेगी या बेनी माधव बाबू भटकते हुए सामने आकर खड़े हो जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे, 6 दिन आप आया था, हम बाड़ी में नहीं था। धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया और इस बीच इंदु के दिल का घाव भी अब वैसा हरा नहीं रहा और क्षोभ तो बिल्कुल ही मिट गया। उन लोगों के लिए इंदु के मन में केवल अब करुणा थी, लेकिन फिर उनके सामने साजे का साहस उसके अंदर न था। रात के 8 बजे होंगे। वह अपने कमरे में बैठ पढ़ रहा था। किसी ने दरवाजे पर हल्के से जैसे डरते डरते दस्तक दी। इंदु ने दरवाज़ा खोला। पुतुल सामने खड़ी थी। पुतुल इंदु ठिठक गया। वह पुतुल की निगाहों से अपने आप को ऐसे बचा रहा था जैसे कोई अपने किसी जख्म को रगड़ लगने से। पुतुल ने मुस्कुराकर कहा, नमस्कार इंदु बाबू। इंदु ने उसके नमस्कार का उत्तर देते हुए देखा कि आज पुतुल की मुस्कुराहट में एक नया ही कुछ कातर सा भाव है। विद्रूप की बात तो यह है कि अलग है, उसमें चपलता भी नहीं है। पुतुल ने कहा, इंदु बाबू मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। इंदु ने कहा, माफ़ी मुझसे किस बात की? पुतुल ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा, इंदु बाबू ऐसा न कहिए, मैंने खूब सोचा है, आपने ठीक ही किया था। इंदु ने कहा, उस बात को मत छोड़ो, मैं स्वयं। पुतुल ने बात काटते हुए कहा, कैसे नहीं इंदु बाबू, मैं कैसे भूल जाऊं। फिर 3-4 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। वह पुतुल ने ही उसे मौन को तोड़ा। आप मुझे एक भीख दे देंगे इंदु बाबू? इंदु की समझ में कुछ नहीं आया। वह एक और नज़र फेरे चुपका बैठा था अपनी जगह पर। उसे डर भी लग रहा था कि घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े, आप मेरी हंसी को बचा लीजिए, मेरी हंसी को बचा लीजिए इंदु बाबू, आप ही उसे बचा सकते हैं। वह अभी बच्ची है, अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है, उसे नरक कुंड से निकाल लीजिए इंदु बाबू। पुतुल ऐसी जल्दी जल्दी बोल रही थी कि जैसे कोई बीच में उसका गला घोट देगा। ख़त्म करते करते पुतुल की आंखों में झर 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 आंसू बहने लगे। इंदु का मन भी आर्द्र हो गया और एक बार बड़े जोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर उसकी बकुल सुगंधित बालों में हाथ फेरे और पुचकार कर कहे, चुप चुप, रोते नहीं पगली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लो यह पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो डालो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हंसी जैसी तेरी बहन वैसी मेरी बहन, ये सारे सब उसके अंत समय बने और वह पुतुल की ओर एक डग बढ़ा भी मगर रुक गया। झाड़ियाँ, चट्टानें, संस्कार, इंदु का मुंह न खुला। उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था, मगर हाय वह सहारा न आया। उन 2-4 क्षणों में पंचांग ने न जाने कितनी शताब्दियां पलट डाली और आखिरकार पुतुल रोते रोते ही दरवाजे पे और मुड़ी और बुझती हुई दीपशिखा की तरह भभक कर बोली, जाने दीजिए इंदु बाबू, भूल जाइए कि मैं कभी आई थी। इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा और पुतुल जैसे अंधेरे से आई थी फिर उसी अंधेरे में लौट गई। इन 10 वर्षों में मेरी ज़िंदगी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, मगर आज भी पुतुल मेरे दिल में रह रहकर चिलक उठती है। क्योंकि आज आपको बतलाता हूँ, वह कमज़ोर नपुंसक इंदु में
मैं ही हूँ।